हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई है विंग्स एक उड़ान पे, उसका जो पहला टेस्ट था उसका अकाउंटेंसी पार्ट आज मैं डिस्कशन के लिए लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग इज़। जो अकाउंटिंग है उसका पायनियर इन स्टार्ट करने वाला कौन है? ऑप्शंस आर आर्थर फील्ड, गिटमैन, विलियम पिकल्स, लुकास पिकोली। सो द आंसर इज़ डी, लुकास पिकोली इज़ द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एन आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इंटरप्राइज आउट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले दोस्तों फाइनेंशियल इंटरप्राइज किसे कहते हैं? फाइनेंशियल इंटरप्राइज वो होती हैं जो पैसों का लेन देन करती हैं, मतलब लोन देती हैं या पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं, जैसे बैंक्स हो गए या एनबीएफसीज हो गई। तो ये इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है ये होता है इंटरेस्ट जो अर्न करती हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, आइडेंटिफाई एन आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज। कोई भी फाइनेंशियल इंटरप्राइज है उसका जो रेवेन्यू है वो क्या होता है? सो ऑप्शंस आर इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन, ये इंटेंट नहीं है, रीड इट, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन, उन्होंने जो लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट है, या सेल ऑफ गुड्स, सी सर्विस रेंडर, डी नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस हैं ये लोन देती हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं और उसको लोन की फॉर्म में पब्लिक को ही वापस देती हैं, जिसके ऊपर कि इनको इंटरेस्ट मिलता है। सो द राइट आंसर इज इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज। रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें क्या बताता है? सो ऑप्शंस आर द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, द डिलीवरी ऑफ गुड्स, द रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, नन ऑफ दिस। दोस्तों रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें ये कहता है कि आप अपनी इनकम को तब रियलाइज़ करोगे या तब रिकॉर्ड करोगे जब आप अपनी डिलीवरी या जो भी आप सर्विस रेंडर कर रहे हो वो दे चुके हो। तो जब आप डिलीवरी गुड्स की कर देते हो तब आप अपनी रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते हो, मतलब एज एन इनकम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। सो आंसर इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि जब आप अपनी गुड्स की डिलीवरी दे देते हो तब हम रेवेन्यू को, हम अपनी इनकम रिकग्नाइज करते हैं और उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ड्यू टू। नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नॉन फाइनेंशियल मीन्स की जिनको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो कहते हैं हम ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते वो हम रिकॉर्ड नहीं करते ड्यू टू विच कंसेप्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट इज़ ड्यूअल कंसेप्ट, सेकंड इज़ अकाउंट कंसेप्ट, सी इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, डी इज़ एंटिटी कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये कहता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है तो उसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए। नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट कहा गया है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट in determining the net income from business all costs are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue। यानी अगर हमें अपनी बिजनेस की इनकम निकालनी है तो उस इनकम में कौन सी कॉस्ट और कौन से एक्सपेंसेस हमें लेने हैं, ये हमें कौन सा कंसेप्ट बताता है। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों कि मैचिंग कंसेप्ट जो है ये हमें कहता है कि हमें अगर अपनी बिज़नेस का इनकम या नेट प्रॉफिट निकालना है तो हमें उस साल की इनकम में से उसी साल के एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं। ये हमें सिखाता है मैचिंग कंसेप्ट। सो राइट आंसर इज़ मैचिंग कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एज मैंने अभी बताया कि ये मनी वैल्यू में जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उन्हीं के बारे में बात करता है, वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट तो हमें ये बताता है कि जिस एसेट को हमने ख़रीदा है और जितनी कॉस्ट पे की है हमें आगे फर्दर अकाउंटिंग उसी कॉस्ट पे करनी है। और डुअल कंसेप्ट तो हमें ये बताता है कि एक ट्रांजैक्शन को हमें दो जगह रिकॉर्ड करना है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉलोइंग। हमें अकाउंट रिसीवेबल बताना है और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों आप सबको पता है एसेट्स इज़ इक्वल टू, एसेट किसके बराबर होते हैं? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास कैश 40,000 है, कैश हमारा एसेट है, एसेट में लिख देंगे। उसके बाद अकाउंट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में 30,000 लिख देंगे। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट है तो एसेट्स में लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। चलिए मुझे दिख नहीं रहा था। तो कैश हमारा 40,000 है, ये हमारा एसेट है, एसेट में लिख दिया। उसके बाद अकाउंट्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटीज़ में 30,000 लिख दिया।
उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट अगेन हमारा एसेट है, तो एसेट्स में लिख दिया, और ओनर इक्विटी हमारा कैपिटल में आ जाएगा 80,000। तो आप देखोगे हमारा कैपिटल और लाइबिलिटीज़ कुल मिला के 1,10,000 है, लेकिन यहाँ पर हमारा पास ये टोटल जो आ रहा है वो 60,000 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1,10,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो 50K आ गया आपका। दैट इज़ आपका वो क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल। आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो 50K है। सो राइट आंसर इज़ 50,000। तो देख लेते हैं इसमें से 50,000 आंसर इज़ बी। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ विल, अगर हम अपनी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं तो उससे क्या होगा। अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं तो एक तो हमारा जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा, दूसरा हमारी कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा हमारी कैपिटल को माइनस करती है, तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो दो चीज़ें होंगी, स्टॉक भी कम होगा और ड्राइंग्स भी कम होंगी। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। रिड्यूस स्टॉक एंड इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज नहीं होती, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड रिड्यूस स्टॉक एंड रिड्यूस कैपिटल, बी इज़ द राइट आंसर कि हमारा स्टॉक भी रिड्यूस होगा और हमारी कैपिटल भी रिड्यूस होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर हमारी गुड्स लॉस हो जाती हैं आग लगने से तो उसमें हम किसको क्रेडिट करेंगे। तो आपने जनएंट्री बनाई होगी, जब हमारी गुड्स लॉस हो जाती हैं फायर से तो डेबिट हम कर देते हैं लॉस बाय फायर को, क्योंकि लॉस आपको पता है हमेशा डेबिट में आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और हमारी गुड्स जो है वो लॉस हुई हैं तो नीचे हम क्रेडिट कर देते हैं परचेज़ को। नॉर्मली परचेज़ को डेबिट किया जाता है, लेकिन अकाउंटेंसी में मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ हमें डिडक्ट करनी है तो उसका रिवर्स एंट्री करनी होती है, डेबिट है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो नॉर्मली जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज़ को डेबिट करते हैं, लेकिन अब गुड्स डैमेज हो रही हैं, इसका मतलब हमारा गुड्स या स्टॉक कम हो रहा है, तो मैंने कहा था माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट, या रूल कह सकते हो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो इतनी वैल्यूज़ की गुड्स हमारे पास से गई या कम हो गई। तो राइट आंसर इज़ किसको क्रेडिट करते हैं, परचेज़ को। सो ऑप्शन में ये आंसर है डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन, जब हम किसी को कैश में डोनेशन देते हैं तो कौन सा अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। देखिए दोस्तों डोनेशन हम बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट में आते हैं, तो डोनेशन को तो हम कर देंगे डेबिट। डोनेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। और जो चीज़ हमने दी उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। जैसे पिछले केस में गुड्स जा रही थी तो हमने टू गुड्स परचेजेस कर दिया था, इस केस में हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी कैश डिक्रीज हो रहा है। एंड रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा एसेट है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा। सो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। सो राइट आंसर इज ए, कैश डोनेशन, सॉरी कैश अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। व्हेन ए लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द, एक लाइबिलिटी जब कम होती है तो इसको हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों लाइबिलिटीज़ ऑलवेज हैज़ क्रेडिट बैलेंस, जब भी आपकी एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड में आती है, लेकिन जब डिक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड में आएगी। तो डेबिट साइड कह सकते हो, लेफ्ट साइड कह सकते हो। सो व्हेन ए लाइबिलिटी इज रिड्यूस और डिक्रीज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड और लेफ्ट साइड। देख लेते हैं, राइट और डेबिट साइड रॉन्ग आंसर, लेफ्ट और डेबिट साइड। सो बी इज़ द राइट आंसर कि लेफ्ट साइड में वो रिकॉर्ड होती है, लेफ्ट या डेबिट साइड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक इंडिकेट्स। ये एक क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूज किया है कि बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, आपकी ये कैश बुक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली यानी ये डेबिट साइड और ये आपकी क्या आ गई, क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड बड़ी है, मान लो डेबिट साइड में 20K है और यहाँ पे पेमेंट हमारी 15K हुई हैं, तो बैलेंस कितना बचा, हम बैलेंस लिख देते हैं, बैलेंस कैरी डाउन 5K, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा डेबिट बैलेंस। जो साइड बड़ी है उसी का बैलेंस बोला जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि डेबिट साइड 20,000 है और क्रेडिट साइड में सिर्फ 15,000 है, तो डेबिट साइड 5,000 बड़ी है तो ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन ये लिखा कहाँ गया है, क्रेडिट साइड में। तो आप इसको या तो क्या बोल सकते हो, या तो इसको बोल सकते हो डेबिट बैलेंस, बेशक क्रेडिट साइड में लिखा गया है लेकिन साइड डेबिट बड़ी है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। या तो डेबिट बैलेंस बोलो या बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, कि क्रेडिट साइड में जो बैलेंस दिया गया, लेकिन बेशक बैलेंस क्रेडिट साइड में है, होता ये डेबिट बैलेंस है, उल्टा होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि सपोज करो ये बैंक अकाउंट है,
अब मान लो इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, मान लो ये 30K है, ये 20K है। अब यहाँ पे जो बैलेंस बनेगा, बैलेंस कैरीड ऑन, ये बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो इसको या तो हम क्रेडिट बैलेंस बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। ये डेबिट साइड है आपकी, डेबिट साइड में जो बैलेंस दिया गया है, या तो आप इसको ऐसे बोल लो बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, या इसको आप क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन यही था कि बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, कि बैंक कॉलम की जो डेबिट साइड उसमें जो बैलेंस लिखा गया है वो क्या इंडिकेट करता है। तो आपको पता है कि जब क्रेडिट साइड बड़ी होती है बैंक की, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस लिखा जाता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक से जितना पैसा निकाला गया उसके बारे में ये यहाँ पे बताता है। तो ये बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, नॉट डेबिट बैलेंस। इसको आप डेबिट बैलेंस कंसीडर कर रहे थे इसलिए रॉन्ग आंसर दे रहे थे। ये बैलेंस ऑन द डेबिट साइड मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन लिखा कहाँ गया है, डेबिट साइड में। सो आंसर इज द अमाउंट विड्रॉन, टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, यानी जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैश बुक इज ए, ऑप्शंस आर सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर अकाउंट या नन ऑफ दिस। सो आपको पता है जब हम कैश बुक बनाते हैं तो फिर हमें जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जर्नल का पर्पज़ भी सर्व कर देती है और साथ में ये लेजर भी है। सो इट इज़ बोथ जर्नल एंड लेजर अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ द ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज ऑन ए कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन। कोई ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कब मानते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, हमने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया, तो पर्सनल यूज़ के लिए जब हम कैश विड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्ट्रा नहीं बनती, सिंपल ड्राइंग्स लिखा जाता है। कैश से विड्रॉ किया तो कैश कॉलम में, बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक कॉलम में। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, हमें कस्टमर से चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसकी भी कॉन्ट्रा नहीं बनती, क्योंकि कैश पेस के हमारे कैश पेस से कोई फ़र्क नहीं आने वाला, हमें चेक मिला और हमने बैंक में जमा कर दिया। लेकिन कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, अगर हमने बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस यूज़ के लिए निकाला तो ये हमारी कॉन्ट्रा बनेगी, क्योंकि बैंक से पैसा हमारा निकल जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा और कैश बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज, ऑप्शंस आर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री, नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, नन ऑफ दिस। सो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये गलत है, वो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये हमारा सही आंसर है कि जो हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये जस्ट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने जो हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम होता है उसको अपनी पासबुक के साथ मैच करके कोई डिफरेंसेस हैं तो वो निकालते हैं। सो इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और नॉट ए पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का भी हिस्सा नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ABC ऑन 31/3/2020 इज़ 1500। कहता है जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का 31/3/2020 को वो 1500 रुपये है। हमने चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर 100 रुपीज़ का, और चेक इशू भी किया बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो दोस्तों हमारे पास बैलेंस जो है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारे पास 1500 का है। जब हम किसी को कोई चेक डिपॉजिट करते हैं, चेक डिपॉजिट करने का मतलब हमें कोई रिसिप्ट आई थी, किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया था, तो जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो अकॉर्डिंगली अपना कैश बैलेंस को इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कस्टमर ने हमें चेक दिया है तो चेक हमारे बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ करेगा, तो अकॉर्डिंगली हम अपना कैश बैलेंस भी इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन मान लो वो चेक अगर बैंक में क्लियर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो हमारा जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस उतना ही रहा, हमने कैश बैलेंस को 100 रुपीज़ इंक्रीज़ किया था, तो हम उसको माइनस कर देंगे, चेक डिपॉजिट माइनस चेक डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि हमने जब बैंक में भेजा था तो अपना कैश बैलेंस अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर लिया था, तो अब हम उसको डिक्रीज़ कर लेंगे, ये बचा 1400। उसके बाद हमने किसी को चेक इशू किया, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो अपना कैश बैलेंस माइनस कर देते हैं या लेस कर देते हैं, लेकिन सपोज़ करो वो जिसको हमने चेक दिया उसने बैंक से वो पैसा नहीं निकाला, इसका मतलब हमने अपना कैश बैलेंस कम कर लिया लेकिन बैंक बैलेंस तो सेम रहा, मतलब सेम वैल्यू पे रहा, तो हम इसको दोबारा से ऐड कर देते हैं, क्योंकि बैंक से अभी हमारे पैसा वो कटा नहीं है, हमने पहले काट दिया था, अब इसको दोबारा से ऐड कर देंगे। सो चेक इशूड यानी हमने किसी को जो पेमेंट की होगी उसको दोबारा से ऐड कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस बैंक के साथ टाई हो सके। तो आप देखोगे कि 1550 इसका आंसर आया है और हमारी ऑप्शन में ये आंसर है बी। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रीपेड रेंट। कोई भी एक्सपेंस जब हम एडवांस में पे करते हैं
तो वो हमारे लिए एक एसेट होता है, वो लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि वो तो हम एडवांस पे कर चुके हैं। एक्सपेंस भी नहीं है क्योंकि अभी हमने उस सर्विस को यूज़ नहीं किया है। जब हम उस सर्विस को जिसके लिए हमने पेमेंट एडवांस की है यूज़ करेंगे तब वो हमारे लिए एक एक्सपेंस होगा। तो इनकम तो है नहीं क्योंकि रहेगा तो एक्सपेंस ही। वो अलग बात है कि एडवांस में दिया है, जब हम सर्विस यूज़ कर लेंगे तब वो हमारा एक्सपेंस बनेगा, तब तक वो हमारे लिए एक एसेट रहेगा। सो राइट आंसर इज़ ए। कैरेज आउटवर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कैरेज आउटवर्ड है, सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड किसे कहते हैं? दो टर्म्स होती हैं, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब हो गया कि जो हम परचेजेस कर रहे हैं या रॉ मटेरियल की परचेज़ कर रहे हैं या फिनिश गुड्स की, उसको जहाँ से हमने परचेज़ की अपने गोडाउन तक या फैक्ट्री तक या अपनी शॉप तक लाना, वो कैरेज इनवर्ड है। कैरेज मतलब किराया, इनवर्ड मतलब जो हमने चीज़ खरीदी उसको अपने गोडाउन या फैक्ट्री तक लाने का किराया। और आउटवर्ड का मतलब हो गया कैरेज आउटवर्ड कि जो चीज़ हमने फैक्ट्री से लाई उसको मार्केट में पहुंचाना या डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कैरेज आउटवर्ड है। तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि प्रोडक्ट के पहुंचने के बाद के जो खर्चे होते हैं, बनने के बाद के जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। सो ये हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑप्शन बी में आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज ABC लिमिटेड डील इन सेलिंग एंड परचेज ऑफ फर्नीचरीज। देखिए दोस्तों, हम जिस चीज़ का भी बिज़नेस करते हैं, चाहे वो फर्नीचर का हो, चाहे मशीनरी का हो, गारमेंट का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं उसको हम अपने लिए गुड्स या फिर परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कहा है ABC लिमिटेड डील कर रही है सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ फर्नीचर की सेल परचेज में डील कर रही है। सो उसके लिए फर्नीचर क्या है? ऑप्शन ए गुड्स फॉर ABC लिमिटेड, एसेट फॉर ABC लिमिटेड, सी इंटेंजिबल एसेट्स फॉर ABC लिमिटेड, नन ऑफ द अबव। तो मैंने अभी बताया कि जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं हमारे लिए वो क्या होती है, दैट इज़ गुड्स फॉर अस। किसी भी बिज़नेस के लिए वो चीज़ गुड्स कहलाएगी। सो यहाँ पे फर्नीचर ABC लिमिटेड के लिए क्या होगा, गुड्स होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ विच बोर्ड इन इंडिया डेवलप्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनमें से किस बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप किया है? सो वो आपको याद ही रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज़ कैपिटल एक्सपेंचर डैश द अर्निंग कैपेसिटी और डैश द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। दोस्तों, जो हम कैपिटल एक्सपेंचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंचर मतलब वो एक्सपेंचर जो वन टाइम एक्सपेंचर है या जो कभी कभार किया जाता है, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले समय के लिए मिलता है। जैसे कोई मशीनरी खरीदी या कोई ज़मीन खरीद ली या कोई प्लांट खरीद लिया, तो ये वो एक्सपेंचर होते हैं जिनकी पेमेंट हमने आज कर दी लेकिन बेनिफिट आने वाले कई सालों तक हम इसका लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंचर इंक्रीज़ द अर्निंग कैपेसिटी, ये हमारे बिज़नेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। और दूसरा रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी रिड्यूस करता है। सपोज़ करो कि हमने एक मशीन खरीद ली, उससे क्या होगा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन से हम ज़्यादा अर्न करेंगे और हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कम होंगे, क्योंकि एक मशीन जब हम लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो 3 या 4 या 5 लोगों का काम कर सकती है एक मशीन। तो इससे हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी उस मशीन का काम जो बाकी लोग करते थे, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते थे, क्योंकि अब 4 या 5 या 10 लोगों का काम एक मशीन कर रही है, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी एंड रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस। तो हमारा आंसर रहेगा ए पार्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा है जो करेक्ट है? नेट सेल किसके बराबर होती है? देखिए दोस्तों, नेट सेल का मतलब सेल दो तरह की, कैश और क्रेडिट। तो दोनों को टोटल करो और माइनस कर दो उसमें से जो आपको सेल्स रिटर्न्स हुई हैं, जो किसी कस्टमर ने आपको गुड्स वापस कर दी हैं, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सो नेट सेल का मतलब क्या होगा? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। फर्स्ट ही सही आंसर है, तो इसी को हम टिक कर लेंगे, आंसर इज ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर 2017 इज़ 2,85,000। हमारी जो नेट सेल है वो 2,85,000 है और उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% सेल का है। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, या सिंपली आप ये भी कर सकते हो कि सीधा अगर 25% प्रॉफिट है, इसका मतलब 75% कॉस्ट है, तो 2 लाख आप सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो आपके पास टाइम नहीं होगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इट मीन 75% है। प्रॉफिट अगर 25% तो कॉस्ट 75%। तो सीधा 2,85,000 का आप 75% कैलकुलेट कर लो, तो वो आ जाएगा 2,13,750। सिंपल है कि अगर आपका प्रॉफिट 25% है, इसका मतलब कॉस्ट आपकी 75% है, तो सीधा 2,85,000 जो हमारी सेल है
उसका 75% कर लो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी 2,13,750। सो राइट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज वेयर वुड ए सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स वाई जेड बी रिकॉर्डेड। अगर मिस्टर एक्स वाई जेड ने एक पुरानी गाड़ी खरीदी है, इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ऑप्शंस आर परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में तो हम रिटर्न्स रिकॉर्ड करते हैं, जो हमने गुड्स खरीदी और जो वापस करी वो परचेज रिटर्न में आएंगी। परचेज बुक में हम वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, फॉर रीसेल, हमने खरीदी बेचने के लिए। जर्नल प्रॉपर, कैश बुक में हम कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो बचा क्या? जर्नल प्रॉपर। और बेसिकली जर्नल प्रॉपर जो होता है इसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कभी कभार जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। हम सब्सिडीज़ बुक बनाते हैं जिसमें हमने कैश बुक बनाई, सेल बुक भी बनाते हैं, परचेज बुक भी बनाते हैं। तो ऐसी बुक्स हम बनाते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जो जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जो बार बार हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी रिकॉर्डिंग बहुत कम होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने अगर एक ओल्ड कार खरीदी तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसान जो कोई भी बिज़नेस हर महीने या हर साल खरीदता है या बेचता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल प्रॉपर में लिख देते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो याद रखना बच्चों, जर्नल प्रॉपर सिर्फ उन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, यानी जो बहुत कम रिकॉर्ड की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज। अब ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था, यहाँ देखो सीधा लिखा गया है कि क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया कि ये दो साइड्स हैं आपकी, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जब क्रेडिट साइड बैंक कॉलम की बड़ी होती है, इसका मतलब आपका बैलेंस डेबिट साइड में बना है। तो ये बैलेंस क्या शो करता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, कि आपने जितना पैसा बैंक से निकाला हुआ है। सो राइट आंसर विल बी क्रेडिट बैलेंस। अगर कैश बुक में शो होगा बैंक अकाउंट का तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए पार्टनरशिप फर्म कैन हैव नॉट मोर देन डैश पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में किससे ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो ये मैंने पहले भी बताया था, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इज इक्वल टू। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइस के बराबर। तो देख लेते हैं, ये आ गया आपका बी इज़ द राइट आंसर, कि वो किसके रेशो के बराबर होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर अमाउंट्स टू डैश ऑफ द पार्टनरशिप। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके रिलेशनशिप में कोई चेंज आना बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसको हम क्या बोलेंगे? ए रिकॉन्स्टिट्यूशन, बी डिसोल्यूशन, सी एडमिशन, डी रिटायरमेंट। तो दोस्तों जब भी पार्टनर्स में कोई चेंज आती है बिकॉज ऑफ चेंज इन शेयरिंग रेशो, या तो पार्टनर्स खुद अपनी शेयरिंग रेशो चेंज करें, या फिर कभी किसी पार्टनर के एडमिशन पे, या फिर रिटायरमेंट पे, या डेथ पे, तो जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ए। इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अगर एडमिशन के वक्त कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इट विल बी, इसको हम क्या करेंगे? ए डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट्स, बी क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, सी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है इसमें हम लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए बी सी आर पार्टनर इन फर्म इफ़ डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और अगर डी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड फर्म इज़ डिजॉल्व, ओल्ड फर्म डिजॉल्व हो जाती है। बी ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज़ डिजॉल्व, ओल्ड फर्म और पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाती हैं। सी ओल्ड पार्टनरशिप इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज़ द राइट आंसर। ये मैंने अभी भी बताया है कि जब भी एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है या डेथ होती है तो ओल्ड पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, नहीं उसकी पार्टनरशिप डीड दोबारा से बनाई जाती है। सो ओल्ड पार्टनरशिप इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो ऑप्शंस आर ए अकाउंटिंग, बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी अकाउंटिंग अजम्पशंस, डी बुक कीपिंग। सो इसका आंसर है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। की अकाउंटिंग जो है हमारी बिजनेस की एक लैंग्वेज है जिसमें हम जिसको देखकर हम अपने फाइनल रिजल्ट्स बनाते हैं। सो दोस्तों ये थे हमारे MCQs जो फर्स्ट हमारा मॉक टेस्ट हुआ था
उसमें पूछे गए थे, तो आज मैंने उसकी डिस्कशन कर दी है। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।